जय हिंद बच्चों। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट कैरिंग सर्कुलर लूप। बेसिकली ये एक एप्लीकेशन है बायो-सेवर्ट लॉ का और हम सर्कुलर लूप का मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करने वाले हैं एट इट्स सेंटर एंड एट इट्स एक्सिस। तो फर्स्ट एप्लीकेशन से हम स्टार्ट करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए सर्कुलर करंट कैरिंग लूप एट द सेंटर। अब देखिए एट द सेंटर की जब आप बात करते हैं कि सपोज आपके पास एक लूप है, आपके पास एक ये सर्कुलर लूप है और इस लूप में करंट आई पास हो रहा है, इस टाइप से इसमें करंट फ्लो हो रहा है आई, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमने माना हुआ है। एंड सपोज द रेडियस ऑफ दिस लूप इज आर। क्लियर? इस लूप की जो रेडियस है वो आर है। जब इस लूप में करंट फ्लो होगा तो ये हमको मालूम है अकॉर्डिंग टू द ऑस्टर्ड एक्सपेरिमेंट और बायो-सेवर्ट लॉ, व्हेनेवर करंट विल पास थ्रू एनी कंडक्टर इट विल प्रोड्यूस इट्स ऑन मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। ये अपने आसपास मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। बट मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू होगी इसके सेंटर पर कितनी होगी, हम वो फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं। जब हम इसके सेंटर की बात करते हैं तो अब देखिए एक बार में हम कंप्लीट रिंग का मैग्नेटिक फील्ड तो फाइंड कर नहीं सकते। For that, we will consider an element of this loop that is of length dl। हम dl लेंथ का इसका एक एलिमेंट मान लेते हैं, यहां पर हमने ले लिया dl लेंथ का ये एलिमेंट। अब इस एलिमेंट के मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू हम कंप्लीट रिंग का मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करेंगे एट द सेंटर। तो हम एलिमेंट से स्टार्ट करते हैं। मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर, मैग्नेटिक फील्ड at center due to element dl। अब देखिए आपने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, एलिमेंट का मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है, dv इज इक्वल म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई इंटू डी एल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। अब देखिए थीटा क्या है, थीटा is the angle between the line that will join the current element to the point। अब अगर हम एंगल की बात करें तो यहां पर देखिए एंगल इस एलिमेंट के लिए जो डायरेक्शन होगी ये किसकी होगी, आई डॉट डी एल वेक्टर की डायरेक्शन ये आएगी। इन दोनों के बीच एंगल कितना आएगा, एंगल हो गया आपका 90। तो सेंटर पे जो लाइन इसको ज्वाइन कर रही है और जो करंट एलिमेंट की डायरेक्शन है, इन दोनों के बीच एंगल कितना है, 90 डिग्री है। तो जब ये एंगल हम 90 डिग्री प्लेस करते हैं तो ये आपका क्या हो जाएगा, dv इज इक्वल म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई इंटू डी एल अपॉन आर स्क्वायर। बिकॉज जब हम साइन 90 रखेंगे तो आपको मालूम है थीटा इज इक्वल कितना है आपका 90 डिग्री है और साइन 90 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1। क्लियर? हमने वैल्यू यहां पे प्लेस कर ली। तो एलिमेंट का मैग्नेटिक फील्ड कितना आया, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई बाई आर। बट हमको फाइंड कर डीएल आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर, हमको फाइंड करना है कंप्लीट रिंग का। कंप्लीट रिंग के लिए अगर हम बात करते हैं, नाउ फॉर कंप्लीट रिंग, फॉर कंप्लीट रिंग। अब देखिए कंप्लीट रिंग की अगर आप बात करते हो तो आपको मालूम है कि जो b होगा दैट इज इक्वल टू द इंटीग्रेशन ऑफ dv। बट इंटीग्रेशन की होती है लिमिट, इंटीग्रेशन की होती है लिमिट। तो ये जो आपका इंटीग्रेशन होगा ये किसके लिए है, कंप्लीट रिंग के लिए है। कंप्लीट रिंग के लिए अगर हम बात करते हैं तो हम इस टाइप से कर सकते हैं, या अगर ये नहीं कर सकते तो आप इसमें ये भी कर सकते हैं कि आप 2 पाई आर तक इसका कर लीजिए, क्योंकि इसका जो होगा 0 to 2 पाई आर। एलिमेंट जो है इसकी मिनिमम 0 हो सकता है और मैक्सिमम लेंथ एलिमेंट की कितनी हो सकती है, डीएल की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो 2 पाई आर होगी। तो कंप्लीट रिंग के लिए हमने बात करी है, तो कंप्लीट रिंग के लिए हो गया इंटीग्रेशन ऑफ डीवी। वैल्यू रखते हैं तो बी इज इक्वल इंटीग्रेशन डीवी की वैल्यू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई इंटू डी एल अपॉन आर स्क्वायर। जो कांस्टेंट है बाहर ले आइए, ये हो जाएगा b इज इक्वल म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ dl। अब देखिए इस रिंग के लिए
जो कंप्लीट इंटीग्रेशन आएगा, क्लोज इंटीग्रेशन आएगा डीएल का, उसकी वैल्यू क्या होगी 2 पाई आर, क्योंकि एलिमेंट है, मैक्सिमम लेंथ कितनी हो सकती है इस एलिमेंट की, इस रिंग के लिए 2 पाई आर, सरकमफ्रेंस से ज्यादा नहीं हो सकती। इन दैट सिचुएशन b इज इक्वल म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई आर, और इसकी वैल्यू आएगी आपकी 2 पाई आर। अब जरा इसको देखिए, आर आई बाई आर स्क्वायर था, यहां से आर स्क्वायर था, आर से इसका स्क्वायर कैंसिल होगा, आर से इसका स्क्वायर कैंसिल होने पे हमारे पास क्या बच रहा है, हमारे पास बच रहा है b इज इक्वल म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई बाई आर इंटू 2 पाई। क्लियर? आप चाहो तो 2 पाई से 4 पाई को कैंसिल कर लीजिए, तो ये क्या होगा b इज इक्वल म्यू नॉट अपॉन 2 पाई से 4 पाई कैंसिल होगा, म्यू नॉट अपॉन 2 इंटू आई बाई आर। दिस इज द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाई ए करंट कैरिंग लूप एट इट्स सेंटर। क्लियर? ये फॉर्मूला आ गया। सिंपली हमने एक एलिमेंट से स्टार्ट किया, जो एंगल था करंट एलिमेंट और लाइन के बीच वो 90 डिग्री था, तो ये हो गया आई डी एल म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल बाई आर स्क्वायर। फिर हमने उसको कंप्लीट रिंग के लिए या कंप्लीट लूप के लिए, किसके लिए, लूप के लिए हमने इसको इंटीग्रेट कर लिया, इंटीग्रेट किया तो ये आ गया b इज इक्वल म्यू नॉट अपॉन 2 इंटू आई बाई आर। क्लियर? ये तो थी वैल्यू। बट जब हम बात करते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसकी डायरेक्शन भी होगी। अब डायरेक्शन के लिए अगर हम बात करें तो सिंपली आपने पढ़ा है, किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर की आप बात करते हो तो राइट हैंड पाम रूल यूज होता है। राइट हैंड पाम रूल का मतलब है कि थंब इज इन द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड फिंगर्स इज इन पॉइंट आउट टुवर्ड्स द पॉइंट, डायरेक्टेड टुवर्ड्स द पॉइंट एट विच वी हैव टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड। यानी कि अंगूठा करंट की डायरेक्शन में रहेगा और उंगलियां उस पॉइंट की तरफ इशारा कर रही होंगी जिस पॉइंट पर हमको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। देन वी विल वेंड व्हेन वी विल वेंड आवर फिंगर्स, दैट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। यानी कि अगर करंट ऊपर है, सेंटर सामने है, तो उंगलियों को मोड़ेंगे, अंदर की तरफ जो होगा वो होगी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। क्लियर? अब देखिए, ये तो कंप्लीट रिंग का था, इसमें कोई इशू नहीं है, हम कंप्लीट रिंग का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इस फॉर्मूले को यूज करके फाइंड कर सकते हैं। बट कभी कभी प्रॉब्लम होती है। वो प्रॉब्लम क्या होती है? वो होती है हमको अगर कोई आर्क दे दिया जाए, कंप्लीट रिंग ना दिया जाए, क्या दे दिया जाए? आर्क। तो हम आर्क का मैग्नेटिक फील्ड कैसे फाइंड करते हैं? तो उसके लिए जो टॉपिक है हमारा नेक्स्ट, दैट इज द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ आर्क। अब देखिए, आर्क की कंडीशन समझिए। आर्क की कंडीशन क्या है कि सपोज ये एक करंट कैरिंग आर्क आपको इस टाइप से दिया जा रहा है, इसमें करंट पास हो रहा है I, और इसका जो सेंटर है वो इस टाइप से आपको यहाँ पे दिया गया है, इसकी जो रेडियस है वो r है, एंड इट विल मेक एन एंगल अल्फा एट इट्स सेंटर, एंड इट विल मेक एन एंगल फाई एट इट्स सेंटर। कितना एंगल बना रहा है ये अपने सेंटर पे? फाई। अब इस कंडीशन में इसका मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? क्लियर? अब इसके मैग्नेटिक फील्ड के लिए देखिए, अगर आप इसकी बात करते हो तो आपने एक कॉमन सा फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, कॉमन सा फॉर्मूला पढ़ा है कि एंगल जो होता है, एंगल इज इक्वल होता है आर्क अपॉन रेडियस, आर्क अपॉन रेडियस। क्लियर? एंगल कितना है आपका? फाई है, और जो आपका आर्क है वो कितना है? ये आप मान लीजिए, ये वाली जो साइड है, ठीक है, इसको आप मान लीजिए x मान लीजिए। क्या मान लीजिए? x। या आप इसको l मान लीजिए। कितना है? इसकी जो लेंथ है वो है आपकी l, तो ये हो गया l अपॉन r। क्लियर? अब जब आप यहां से बात करते हो कि l की वैल्यू क्या होगी, तो बेटा देखो L की वैल्यू क्या होगी? L की वैल्यू अगर आप यहां से फाइंड करते हो तो L इज इक्वल क्या आएगा? R इंटू फाई। क्लियर? R इंटू फाई। R इंटू फाई की अगर आप बात कर रहे हो तो ये देखो एंगल जो है फाई वो आपका किस में है? डिग्री में है। डिग्री में है तो अगर आप इसको चेंज करते हो तो ये क्या आएगा? फॉर रेडियन। रेडियन में अगर आप चेंज करते हो तो रेडियन में चेंज करने पे ये क्या आएगा आपका? L इज इक्वल R इंटू
फाइव इंटू पाई बाई 180, या ये तो रेडियन के लिए हो गया इस टाइप से, या इसको हम बाद में यूज कर लेंगे। तो देखिए L इज इक्वल क्या आया, R इंटू फाइव, R इंटू फाइव आया। अब इसी के बेस पे अगर हम बात कर लें कि नाउ मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर। अब देखो बेटा इसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कैसे है, कितना आएगा, B इज इक्वल क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर। अब देखिए आप वैल्यू रखेंगे, सॉल्व करेंगे, वैल्यू रख के जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास क्या आएगा, B इज इक्वल म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई आर स्क्वायर, ये आ गया इंटीग्रेशन ऑफ dl। इंटीग्रेशन ऑफ dl मतलब L की वैल्यू क्या है, R इंटू फाइव, तो ये B क्या हो जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई बाई आर स्क्वायर था यहाँ पे, आर स्क्वायर इंटू इसकी वैल्यू हो गई R इंटू फाइव। R से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और जैसे ही आप R से स्क्वायर कैंसिल करोगे तो B इज इक्वल क्या होगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई बाई आर से इसका स्क्वायर कैंसिल, R इंटू फाइव। ये आ गया आपका मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ करंट कैरिंग सर्कुलर आर्क। अब यहां पर देखिए, यहां पर जो फाई है, हियर फाई is placed in terms of फाई की जो वैल्यू होगी वो हम किसके टर्म में रखेंगे, पाई के टर्म में। जैसे अगर 60 डिग्री है तो 60 डिग्री को क्या रखा जाएगा, पाई बाई 3, 90 डिग्री है तो पाई बाई 2, 45 है तो पाई बाई 4, या 180 है तो पाई। फाई की वैल्यू डिग्रीज में नहीं रखेंगे, हम पाई के टर्म्स में रखेंगे। ये फॉर्मूला आपका आता है मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ करंट कैरिंग आर्क। क्लियर। करंट कैरिंग आर्क के लिए बड़ा आसान है, जो एलिमेंट था उसी एलिमेंट के लिए हमने इसको इंटीग्रेट किया है, केवल लिमिट्स चेंज हो गई हैं। जो 0 से 2 पाई आर था वो 0 से r इंटू फाइव हो जाता है। क्लियर। मूव करते हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं इस पर बेस्ड जिनको हम सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन देखिए, ये जो क्वेश्चन है आप देखो, इसको डायग्राम को जरा पहले देख लो। इस क्वेश्चन में देखो ये एक आर्क दिया है और ये दो आपको स्ट्रेट वायर्स दिए हैं। दैट मींस ये जो आपका क्वेश्चन है, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ आर्क एंड 2 स्ट्रेट वायर्स। क्लियर। तो यहां पर एक्चुअली जो कंडक्टर है ये 3 पार्ट में आपका डिवाइड होगा, एक आर्क में और 2 वायर्स में। अब क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। द वायर शोन इन फिगर कैरीज ए करंट ऑफ 10 एम्पियर, डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर। क्लियर। अब देखो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड कितने होंगे, 3, एक इसका होना चाहिए, एक इसका होना चाहिए, एक इसका होना चाहिए। तो यहां पे अगर हम बात करें तो यहां पर सिंपली समझ लीजिए कि जो फॉर्मूला आएगा आपका वो क्या आएगा, एट सेंटर O, सेंटर O पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो किसका होगा, पहला तो मैग्नेटिक फील्ड होगा आपका ये AB, A से B तक, फिर होगा ये B से, यहां पर ये पॉइंट दिया नहीं है, ये पॉइंट D होगा आपका, B से D का, फिर होगा मैग्नेटिक फील्ड आपका किसका, D से E का। अब इसमें देखिए, इसमें ये मालूम है ये क्या है, ये वायर है, ये भी वायर है, और ये क्या है आपका, आर्क है, आर्क है। अब यहां पर अगर हम बात करें फॉर गिवन सिस्टम, गिवन सिस्टम के लिए हम बात करते हैं, तो जो आपका बी वेक्टर बी ए बी है या जो बी डी ई है,
वो कितना होगा, 0 होगा, क्योंकि यहां पर जब हम बात करते हैं बिकॉज पॉइंट O इज एट एक्सिस ऑफ वायर, एक्सिस ऑफ वायर। क्योंकि इस डायग्राम में अगर आप बात करें तो इसके लिए भी देखिए पॉइंट O एक्सिस पर आ रहा है, इसके लिए भी पॉइंट O एक्सिस पर आ रहा है। अब बात आती है कि नेट इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा। तो आप अगर यहां पर बात करें तो यहां पर आप लिख सकते हो B इज इक्वल क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ BD, यानी कि ये जो है आपका BD के इक्वल हो जाएगा। अब देखिए BD है क्या, BD आपकी एक आर्क है, और आर्क का मैग्नेटिक फील्ड आपने क्या पढ़ा हुआ है, आर्क के लिए आप फॉर्मूला लगाते हो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई बाई आर इंटू फाई। अब जरा देखो फाई क्या है, एंगल, कितना एंगल यहां पे बन रहा है, ये 90 है तो ये रिमेनिंग कितना होगा 270, कितना होगा 270, क्लियर। 270 हो गया, तो 270 होने का मतलब अब इसको अगर आप चेंज करते हो, जब आप इसको चेंज करोगे तो ये क्या, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू होती है 10 टू दी पावर, या इसको इतना ही 10 टू दी पावर -7 इंटू, या म्यू के टर्म में पहले ले लेते हैं फिर बाद में देखते हैं, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू करंट कितना है 10 एम्पियर का, रेडियस कितनी है कहीं दे रखी है, कहीं भी, हाँ ये देख रखी है, रेडियस कितनी है 3 सेंटीमीटर, तो 3 सेंटीमीटर का मतलब हो गया 3 इंटू 10 टू दी पावर -2 इंटू फाइव, 270 डिग्री है, 270 डिग्री का मतलब होता है 3 पाई बाई 2, पाई से पाई कैंसल, 3 से 3 कैंसल, कितना होगा ये आप जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये होगा म्यू नॉट अपॉन 8 इंटू 2 4 जा कितना हो गया 8, 10 टू दी पावर -2 ऊपर जाएगा प्लस का हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 टू दी पावर 3, ये आ गया आपका मैग्नेटिक फील्ड। आप चाहो तो इसका आंसर भी लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, अब देखो म्यू नॉट की वैल्यू होती है 4 पाई इंटू 10 टू दी पावर -7 इंटू 10 टू दी पावर 3 ये है अपॉन 8, ये आपका हो जाएगा B इज इक्वल पाई बाई 2 इंटू 10 टू दी पावर -4 टेस्ला, क्लियर। ये हो गया आंसर, आप इन दोनों में से कोई सा भी आंसर पिक कर सकते हो। सिंपली जो डायग्राम दिया गया है उस डायग्राम को जब हम एनालाइज करते हैं तो डायग्राम को एनालाइज करने पे हमको मिलता है कि 2 वायर हैं और एक स्ट्रेट कंडक्टर, बट जब वायर की बात करी जा रही है तो वायर के लिए जो आपका है वो इस एक्सिस पर पड़ रहा है, तो इन दोनों का मैग्नेटिक फील्ड तो 0 हो जाएगा वायर्स का, वो एक्सिस पे है, बचेगा आपका क्या, आपका बचता है कंडक्टर, आर्क बचती है, आप केवल उस आर्क के लिए बात करते हो तो आंसर आपका आ जाएगा, क्लियर। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट देखिए ये दिया है, 2 आइडेंटिकल लूप्स P and Q each of radius 5 centimeter lying perpendicular planes such that they have common center as shown in the figure. Find the magnitude and direction of the net magnetic field at the common center of the 2 coils if they carry currents equals to 3 ampere and 4 ampere. अब देखिए P वाले में जो करंट दिया है, P में इसमें करंट दिया है 3 एम्पियर, इसमें जो करंट दिया है वो क्या दी, कितना दिया है 4 एम्पियर। अब ये देखिए ये सेंटर है, इस सेंटर पे अब देखो अगर हम बात करें, क्योंकि इन दोनों के प्लेन परपेंडिकुलर हैं, तो प्लेन परपेंडिकुलर होने का मतलब क्या है कि इनके जो मैग्नेटिक फील्ड होंगे वो भी म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे, ठीक। P हॉरिजॉन्टल आपने माना है तो इसका मैग्नेटिक फील्ड ये आएगा BP, इसका मैग्नेटिक फील्ड ये आएगा BQ, 2 मैग्नेटिक फील्ड आएंगे और दोनों ही मैग्नेटिक फील्ड कैसे होंगे, म्यूचुअली परपेंडिकुलर। तो पहले हम इनकी वैल्यू फाइंड करते हैं,
क्या होगा, फॉर लूप पी। लूप पी के लिए आप बात करते हो मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर, मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर। क्या फॉर्मूला आपने पढ़ा हुआ है सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड का, B इज इक्वल म्यू नॉट अपॉन 2 इंटू आई बाई आर। म्यू नॉट अपॉन 2 का मतलब है 2 पाई इंटू 10 टू दी पावर -7 इंटू करंट कितना है 3 एम्पियर अपॉन डिस्टेंस कितनी है, रेडियस, ईच ऑफ रेडियस दिया है 5 सेंटीमीटर, यानी कि 5 इंटू 10 टू दी पावर -2। सॉल्व करेंगे हम इसको तो ये हो जाएगा हमारा 6 पाई बाई 5 इंटू 10 टू दी पावर -5। क्लियर, 6 पाई बाई 5 इंटू 10 टू दी पावर -5 मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू 3 कितना हुआ 6 पाई अपॉन 5, 10 टू दी पावर -2 ऊपर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, 7 में से लेस होके 5 बचेगा। क्लियर। ऐसे ही अगर आप बात करते हो लूप क्यू के लिए, फॉर लूप क्यू, अब लूप क्यू के लिए देखो, इसके लिए भी अगर हम बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर, इसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, बी क्यू इज इक्वल म्यू नॉट अपॉन 2 इंटू आई बाई आर। म्यू नॉट अपॉन 2 की वैल्यू 2 पाई इंटू 10 टू दी पावर -7, आई कितना है 4 है इसमें, अपॉन रेडियस 5 इंटू 10 टू दी पावर -2। मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा आपका 8 पाई इंटू 8 पाई बाई 5 इंटू 10 टू दी पावर -5। क्लियर, ये भी टेस्ला में था, ये भी टेस्ला में। अब यहां पे देखो दोनों जो मैग्नेटिक फील्ड हैं, दोनों मैग्नेटिक फील्ड कैसे होंगे, म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे। जब दोनों मैग्नेटिक फील्ड म्यूचुअली परपेंडिकुलर है तो अब इस केस में क्या होगा, इस केस में अगर हम बात करें वी नो, जो आपका बीपी है दैट इज परपेंडिकुलर टू बी क्यू, देन रिजल्टेंट फील्ड, रिजल्टेंट फील्ड कितना होगा, रिजल्टेंट फील्ड के लिए आपने फॉर्मूला पढ़ा है, B इज इक्वल क्या होगा अंडर रूट बीपी स्क्वायर प्लस बी क्यू स्क्वायर प्लस 2BP इंटू बी क्यू कॉस 90। क्योंकि आपको मालूम है फॉर्मूला होता है वेक्टर एडिशन का, ए स्क्वायर प्लस अंडर रिजल्टेंट इज इक्वल होता है अंडर रूट आर, आर इज इक्वल अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2PQ कॉस थीटा। ठीक है, कॉस 90 हो गया, कॉस 90 के हिसाब से अगर हम इसको देखते हैं तो बी इज इक्वल अंडर रूट, बीपी कितना था, ये था आपका 6 पाई 10 टू दी पावर -5 होल स्क्वायर प्लस ये कितना था 8 पाई इंटू 10 टू दी पावर -5 बाई 5 होल स्क्वायर प्लस 0, क्योंकि कॉस 90 का मल्टीप्लाई होगा तो थर्ड वाला टर्म 0 हो जाएगा। अब इन सबको देखो तो इन सबको करने पे आपका क्या होगा, 6 का स्क्वायर कितना होगा 100, सॉरी 6 का 36 बाई 25, 84 बाई 25। तो एक बात सिंपल से समझिए, 6 और 8 का जो कॉम्बिनेशन होता है उसके साथ बनता है अंडर रूट, ये आएगा आपका 36 प्लस 64 ये हो गया 100 पाई इंटू 10 टू दी पावर -10 बाई 25। आप इसको जब रूट के बाहर लेके आओगे तो ये 100 का आएगा कितना 10 पाई इंटू 10 टू दी पावर -5 बाई 5। सॉल्व कर लीजिए, ये आएगा आपका B, या फाइनली हम इसको नोट कर सकते हैं कि यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो होगा B इज इक्वल 2 पाई इंटू 10 टू दी पावर -5 टेस्ला। क्लियर, तो म्यूचुअली परपेंडिकुलर दिए गए हैं,
आप करते क्या है, सिंपली 1 बाई 1 दोनों का अलग अलग फाइंड कर लेते हैं बाई यूजिंग राइट हैंड पाम रूल। इन दोनों के जो मैग्नेटिक फील्ड होंगे वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे। म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे तो आप वेक्टर एडिशन का लॉ लगा दीजिए और दोनों को सॉल्व कर लीजिए। तो फाइनली ये आपका आ रहा है 2 पाई इंटू 10⁻⁻5 टेस्ला। क्लियर? फटाफट हम नोट कर सकते हैं इसको। मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक हमारा मैग्नेटिक फील्ड एट द एक्सिस ऑफ करंट कैरिंग सर्कुलर लूप। जैसे अभी हमने बात की, अभी हमने किस पे निकाला, मैग्नेटिक फील्ड हमने फाइंड किया था ऑन द सेंटर। अब हम बात करते हैं एट द एक्सिस ऑफ करंट कैरिंग सर्कुलर लूप। अब देखिए एट द एक्सिस वाली सिचुएशन में अगर हम बात करें तो एक्सिस के लिए देखिए, सपोज हमारे पास एक करंट कैरिंग लूप है, ये एक लूप है और जब हम इस लूप की बात करते हैं, ये इसका सेंटर, इसकी रेडियस मान लीजिए ये है इसकी रेडियस ए, सेंटर ओ, इसकी रेडियस ए है, इसकी एक्सिस पर इसके सेंटर से x डिस्टेंस पर एक पॉइंट कंसीडर कर लीजिए P। इस पॉइंट P पर सपोज हमको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। अब देखिए मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, लेट वी टेक एन करंट एलिमेंट ऑफ दिस लूप दैट इज ऑफ लेंथ L dl। कितनी लेंथ का हमने करंट एलिमेंट लिया, dl लेंथ का। अब इस करंट एलिमेंट के लिए देखिए, अगर हम इसमें मान लीजिए ये जो आपका है इसमें करंट कितना फ्लो हो रहा है, आई करंट फ्लो हो रहा है। तो अगर हम यहाँ पे बात करें फॉर करंट एलिमेंट डीएल के लिए अगर आप बात करते हो तो जो मैग्नेटिक फील्ड आपका होगा वो कितना होगा, डीबी, दैट इज इक्वल म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई इंटू dl साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। अब देखिए r क्या है, r क्या होगी, r इज द डिस्टेंस ऑफ दिस एलिमेंट फ्रॉम द पॉइंट। ये जो पॉइंट है जिस पॉइंट पर हमको ये फाइंड करना था उस पॉइंट की डिस्टेंस है r। वैसे अगर हम बात करें तो r की वैल्यू जो होगी पाइथागोरस से अगर हम इसको सॉल्व करें तो r इज इक्वल क्या आएगा, रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। हम इसको बाद में यूटिलाइज करेंगे। अभी यहां पर देखिए, अभी अगर हम करंट एलिमेंट और इस लाइन के बीच का एंगल देखें तो करंट एलिमेंट और इस लाइन के बीच का ये जो एंगल आएगा आपका, ये एंगल होगा आपका 90 डिग्री। कितना होगा, 90 डिग्री होगा, यानी यहाँ पर थीटा आपका 90 रहेगा। और जब थीटा आपका 90 रहेगा तो इस 90 डिग्री के लिए अगर हम बात करें तो ये क्या होगा, ये आपका हो जाएगा dB इज इक्वल म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई इंटू dl अपॉन आर स्क्वायर। अब ये जो आपका dB आया इसकी डायरेक्शन क्या होगी, तो इस dB की डायरेक्शन देखिए, अगर हम इस तरीके से देखें कि करंट कैरिंग एलिमेंट ये है, इस तरीके से इसका होगा तो किधर आएगा, इस टाइप से आएगा। क्लियर? ये हो गई आपकी dB। अब इस dB के लिए देखो, इस dB के लिए बात करते हैं कि मान लीजिए ये एंगल आपका कितना है, ये एंगल है आपका अल्फा। अगर ये एंगल अल्फा है तो इस केस में जब हम इसको ड्रॉ करेंगे तो ये एंगल भी कितना होगा, अल्फा। अब देखिए हमको कंप्लीट रिंग का फाइंड करना है, तो कंप्लीट रिंग का हम इस एलिमेंट के थ्रू फाइंड करेंगे, इंटीग्रेट करने की कोशिश करेंगे। अब ना तो ये हमको एक्सिस पर मिल रहा है ना उसके वर्टिकल में मिल रहा है परपेंडिकुलर, तो हम क्या करते हैं, let we take another element dl dash, that is equal dl opposite to it, then अगर हम इसके अपोजिट लेते हैं तो देन उसके लिए जब हम बात करते हैं तो जो आपका dB डैश होगा वो भी किसके इक्वल हो जाएगा, dB के, क्योंकि लेंथ तो इक्वल है, डिस्टेंस भी सेम रहेगी। हमने दूसरा एलिमेंट ले लिया, मान लीजिए यहाँ ये आपका dl डैश है। अब आप इस dl डैश के लिए अगर बात करते हो तो ये भी r, इसका जो मैग्नेटिक फील्ड होगा
वो इस टाइप से इधर होगा, ये क्या करेगा, ये भी इसके साथ कितने एंगल पे होगा, अल्फा एंगल पे, ये हो गया आपका dv डैश। अब इस कंडीशन में देखिए, इस कंडीशन में जब आप बात करते हो तो ये जो dv डैश होगा इसकी वैल्यू भी कितनी होगी, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई डी एल डैश अपॉन आर स्क्वायर, क्योंकि डी एल डैश और डी एल इक्वल है, तो इस कंडीशन में अगर हम बात करते हैं तो ये सेम रहेगा। अब यहां पर देखो, यहां पर अगर आप कंपोनेंट्स की बात करें, आप कंपोनेंट फाइंड करते हैं, ये dB है, ये एंगल अल्फा है, तो ये आपका क्या आएगा, dB cos अल्फा, और इस तरफ आपका जाएगा dB sin अल्फा। ये dB डैश है, dB डैश के लिए अगर आप बात करते हो तो ये वाला जो आपका होगा, ये क्या होगा आपका dB डैश cos अल्फा, और इसके परपेंडिकुलर इधर जाएगा dB डैश sin अल्फा। अब इस डायग्राम में देखो dB और dB डैश सेम है, तो ये dB cos अल्फा और dB डैश cos अल्फा भी सेम होंगे, बट ये जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में है, तो क्या होगा, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएंगे, बचेगा आपके पास क्या, केवल आपके पास साइन कंपोनेंट बचेगा। क्या बचेगा, साइन कंपोनेंट। तो जब आपके पास साइन कंपोनेंट बच रहा है तो इस कंडीशन में अगर आप बात करते हो, नाउ रिजल्टेंट फील्ड एट P पर जब आप रिजल्टेंट फील्ड की बात करते हो तो क्या इक्वेशन आपकी बनेगी, B इज इक्वल इंटीग्रेशन ऑफ dB साइन अल्फा। क्लियर, इंटीग्रेशन ऑफ dB साइन अल्फा। अब देखिए dB साइन अल्फा के हिसाब से अगर आप बात करते हो तो B इज इक्वल इंटीग्रेशन ऑफ dB साइन अल्फा। वैल्यू रखेंगे dB की, कितनी थी इंटीग्रेशन, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर इंटू साइन अल्फा। जरा देखिए, अल्फा ये है तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस मतलब a अपॉन आर, कांस्टेंट टर्म्स बाहर आएंगे तो देखो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई बाहर आ जाएगा, इंटू आई इंटू ए अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर, क्या हो गया आर क्यूब बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी एल। वैल्यू रखिए, वैल्यू आप रखोगे तो इसकी वैल्यू क्या होगी, इंटीग्रेशन, पहले तो इसकी वैल्यू आ गई म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई इंटू ए अपॉन आर क्यूब इंटू इसकी वैल्यू होगी 2 पाई ए, क्योंकि जो रिंग है उस रिंग की रेडियस आपने ए ली हुई है, तो डीएल का इंटीग्रेशन सरकमफ्रेंस का मतलब है 2 पाई ए के इक्वल होगा। अब यहां पर देखो 2 पाई से 4 पाई को आप कैंसिल करोगे तो ये 2 रह जाएगा, और फाइनली जो हमारे पास आने वाला है वो क्या होगा, b इज इक्वल म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू 4 पाई तो नहीं रहेगा क्योंकि कैंसिल हो गया था, 2 पाई से ये कैंसिल हो गया, म्यू नॉट अपॉन 2 इंटू आई इंटू ए स्क्वायर, ए से ये क्या हुआ, ए स्क्वायर अपॉन आर क्यूब। और अगर आप आर क्यूब की वैल्यू रख लेते हो तो आर की वैल्यू आपको मालूम है, इस हिसाब से ये होगा म्यू नॉट अपॉन 2 आई इंटू ए अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होल पावर 3/2। क्लियर, नाउ दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड एट द एक्सिस ऑफ करंट कैरिंग सर्कुलर लूप। क्लियर, हम इस फॉर्मूले से एक्सिस पर फाइंड कर लेते हैं, ये पूरा मैकेनिज्म इसका दिया हुआ है, इसमें कोई इशू नहीं है, आप केवल एलिमेंट लेते जाइए और एलिमेंट्स के लिए उस पॉइंट पर आप अलग अलग मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करेंगे, देन जो कैंसिल हो रहे हैं कंपोनेंट उनको कैंसिल करने के बाद आप सिंपली ऐड कर देंगे। मूव करते हैं, क्वेश्चन है अभी सी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड, एन इलेक्ट्रिक करंट इज फ्लोइंग इन अ सर्कुलर कॉइल ऑफ रेडियस ए, at what distance from the center on the axis of the coil will the magnetic field be 1/8 of its value at the center। अब क्वेश्चन समझिए, कोई भी कॉइल आपको दी है, उस कॉइल के लिए एक रिलेशन दिया है, मैग्नेटिक फील्ड एट एक्सिस
इज इक्वल है मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर, और इसका कितना है 1/8। ठीक, 1/8। अब देखिए एक्सिस का फॉर्मूला आपने अभी क्या फाइंड किया, म्यू नॉट अपॉन 2 आई इंटू ए स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होल पावर 3/2 इज इक्वल 1/8 इंटू क्या है म्यू नॉट अपॉन 2 इंटू I/A। ये फॉर्मूला होता है। सेंटर का क्या होता है म्यू नॉट अपॉन 2 इंटू I/A। क्या क्या कैंसिल हो रहा है म्यू नॉट अपॉन 2 से, म्यू नॉट अपॉन 2 I से I। क्रॉस मल्टीप्लाई जरा करिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या हो जाएगा a³ अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल क्यूब इज इक्वल 1/8। 3/2 को हमने इस टाइप से लिख लिया। अगर हम रूट फाइंड करके इसको लिख लें तो ये क्या होगा a अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल 1/2। करो बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या होगा रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल 2a। स्क्वायर करिए तो ये क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल 4a स्क्वायर। दैट मीन्स एक्स स्क्वायर इज इक्वल 3a स्क्वायर और x इज इक्वल क्या आएगा अंडर रूट 3a, यानी कि उसकी रेडियस के √3 डिस्टेंस टाइम्स डिस्टेंस पे अगर हम बात करें तो जो उसका मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा वो उसका 1/8 रह जाएगा। क्लियर, कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं, अगला टॉपिक है आपका हेल्महोल्ट्ज कॉइल। अब देखिए हेल्महोल्ट्ज कॉइल क्या होता है, ये एक अरेंजमेंट होता है जिसमें हम दो कॉइल्स को एक कॉमन एक्सिस पर एक दूसरे के पैरेलल रख देते हैं। इस टाइप से जब हम दो कॉइल्स की बात करते हैं, हम दो कॉइल्स को एक दूसरे के पैरेलल एक कॉमन एक्सिस पर रख देते हैं, तो ये जो अरेंजमेंट बनता है इस अरेंजमेंट को बोला जाता है हेल्महोल्ट्ज कॉइल। अब इस कॉइल के लिए अगर बात किया जाए तो ये अरेंजमेंट क्यों बनाया जाता है, ये अरेंजमेंट बनाया जाता है इन दोनों कॉइल्स के बीच का जो स्पेस है इस स्पेस में एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करने के लिए। तो whenever two current carrying circular coils are placed on the common axis perpendicular to each other, then this combination is called Helmholtz coil। क्लियर? और इसमें जितनी भी कैलकुलेशंस होंगी, जो भी आपके मेजरमेंट्स होंगे, वो सारे के सारे मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ लूप या मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ लूप वाले फॉर्मूले से होंगे। एक्सिस ऑफ लूप का फॉर्मूला यूज होगा, आपको किसी भी पॉइंट पर इन दोनों के बीच में आपको फाइंड करने को बोला जा सकता है। क्लियर? तो आज हमने पढ़ा मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर और ऑन द एक्सिस ऑफ करंट कैरिंग कॉइल। ठीक है, हमने दोनों कॉन्सेप्ट आज पढ़े हैं। तो ये आपका एक कंप्लीट स्टडी है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट कैरिंग लूप का। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।